आपको शुभकामना देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को लेने की, मैं जरूरत नहीं कहूँगा, लेकिन वो लेखना आपने ठीक समझा है और ये सही समय है कि हम इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद अनिल जी। किरदारों की बात करी तो हम सभी एक तरह का किरदार निभाते हैं इस जिंदगी में और किरदार निभा कर चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आज जो है विषय पर आपने भी कहा कि एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग। कम से कम हमने इस बारे में बातचीत करना शुरू की और अंततः एसीटी सरकार ने भी ये लेजिस्लेशन पास किया है। ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से ये सारा लेजिस्लेशन है। एसीटी सरकार के साथ थोड़ी सी समस्या ये थी कि टेरिटरी होने की वजह से उनको ये उपलब्ध नहीं था जब तक वो फेडरल गवर्नमेंट उन्हें अलाउ करे। अब हाल ही में लेजिस्लेशन पास हुआ है तो ये एक तरह से शुरुआत हुई है। तो इससे पहले जाएं एसीटी के लॉस के बारे में समझना चाहेंगे कि होता क्या है ये वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग। थैंक यू। एक छोटी सी करेक्शन होगी, शायद देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से नॉर्थर्न टेरिटरी में अभी तक नहीं हुई है, बाकी सारे स्टेट्स में हुई है। और ये मजे की बात ये है कि नॉर्थर्न टेरिटरी पहली एरिया थी जो इसने ये मुद्दा निकाला था। तो अभी हाल ही में ये भी हो सकता है कि नॉर्थर्न टेरिटरी में भी हो जाए, बाकी वैसे सारे स्टेट्स में आ गया है। अच्छा, वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग एक अलग सा नाम है, लेकिन ये नाम हम काफी सालों से और किसी रूप में सुनते आते हैं, जैसे मर्सी किलिंग हो या यूथनेसिया हो, ऐसी बातें तो हम पहले तो सुनने में आता था। तो उसके लिए एक अलग सा टर्म अभी बना दिया, जैसे वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग कहा कि सारे कंट्री में एक ही तरह का मतलब निकले। सो उसमें दो तीन चीजें जैसे है, एक वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब ये है कि आप अपने खुद होश और हवास में बिना कोई बाहर के दबाव से आप ये निर्णय करें कि आपको मौत को स्वीकार करना है, तो वो वॉलंटरी है। असिस्टेड का ये है कि वो मेडिकली असिस्टेड है, तो ये वॉलंटरी है, मेडिकली असिस्टेड है और मौत को प्राप्त करने का एक तरीका है। तो सारे स्टेट्स नॉर्थर्न टेरिटरी के अलावा बाकी सारे स्टेट्स में है। हाल ही में एसीटी में ये लेजिस्लेशन पास हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज से कोई कर सके, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। साल 1.5 साल का टाइम है। नवंबर, मेरे ख्याल से नवंबर 3 से 2025 से ये यहाँ के लोगों के लिए प्राप्त होगा। तो ये टाइम जो है साल 1.5 साल का जो टाइम है, इसमें थोड़ी और ट्रेनिंग होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, वो प्रोसेस डेवलप करना चाहिए। तो अभी एक लीगल फ्रेमवर्क बन गया है जिससे बाकी सारे सिस्टम्स जो हैं वो साल 1.5 साल में उपलब्ध होंगे, ताकि जब मेरे ख्याल से 3rd या 5th नवंबर को 2025 में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो लेजिस्लेशन अभी हाल ही में पास हुआ, जैसा कि आपने बताया जून 2024 में, लेकिन जो अलाउ किया जाएगा वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग वो नवंबर 2025 से। और ये टाइम जो है एक तरह का सिस्टम बनाने के लिए। तो आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टरों के ऊपर हमेशा ये रहता है कि वो जीवन बचाने की कोशिश करें जहां तक संभव हो, और उनका प्रोफेशन है ही इसी के लिए। तो जब हम बात करते हैं वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग की, तो एज ए डॉक्टर आप या पूरा मेडिकल प्रोफेशन किस तरह से इसको रिकंसाइल करता है कि वी शुड एक्सेप्ट दैट? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने, लेकिन पहले बताऊं कि एक गलतफहमी है कि डॉक्टर सारे पूरे जीवन बचाते हैं। हमेशा कभी कभार होता है। हम एक दूसरी तरफ से देखें तो डॉक्टर्स का बेसिक टेनेंट ये होता है कि क्योर समटाइम्स, यानी किसी रोग का पूर्ण तरीके से खत्म करना कभी कभार होता है। रिलीव ऑफन, यानी दूसरों की समस्या को थोड़ा कम करना, बहुत ज्यादा वो करना। और कंफर्ट ऑलवेज, तो जितना आपको कोई दुख हो या कोई कष्ट हो उसको निवारण करना हमेशा देखना चाहिए। क्योर हमेशा नहीं होता, कभी कभार होता है। तो डॉक्टर्स के रोल में कंफर्ट देना काफी जरूरी है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि शुरुआत में कहा कि हाँ, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सब खुश रहते हैं, लेकिन जब कोई पैदा होता है तो वो व्यक्ति हमेशा एक ना एक दिन, जैसे आप हैं, मैं हूँ, जो आपके श्रोता हैं यहाँ सुन रहे हैं, सब एक दिन हमें सबको मरना है। तो मरने के टाइम पे
डॉक्टर्स का ये काम भी बनता है कि उनको जो कि वो ज़्यादातर सफ़र ना करें, उनको कोई ज़्यादा पीड़ा ना हो, और मृत्यु जितनी भी बिना दर्द के, बिना परेशान के हो, वो भी एक डॉक्टर का जिम्मा बनता है। जी, तो आपने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमेशा ये एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है दिमाग में कि डॉक्टर जो है जीवन बचाने के लिए है, लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि डॉक्टर का पर्पस जो है और मेडिकल प्रोफेशन का पर्पस जो है उससे कहीं बड़ा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। अब ये वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग, इसके बारे में सालों से बातचीत हो रही है, और जब डेथ की बात आती है, जैसे बताया कि वो टॉपिक हम बात नहीं करना चाहते, और डेथ के अराउंड जो है हमारे बिलीफ, हमारी कल्चर, कई तरह के सोचने के तरीके होते हैं उसके बारे में। जब हमारी इंडियन या माइग्रेंट्स की बात करते हैं, उनमें, उस कम्युनिटी में क्या आप महसूस करते हैं कि ये वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग एक्सेप्टेंस की एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अगेन काफ़ी अच्छी प्रश्न है, क्योंकि कल्चरली हम मौत के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहते हैं। क्यों ये अपना कल्चरल वो होता होगा कि, या ऐसा होगा कि जो बुरी बातें हैं उसको नहीं सोचेंगे, और हमारे हिसाब में ऐसा होगा कि अगर उसके बारे में ना सोचें तो ये कभी नहीं होगा। एक और स्टेप लेके जाएं तो हम जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, और जैसे मैं बुजुर्ग लोगों का स्पेशलिस्ट जेरिट्रिशियन हूँ, काफ़ी टाइम में ये दिखता है कि जैसे हम बात करते हैं कभी करेंगे कि आपको विल देखना है, जैसे वसीयत करनी है, तो हम ज़्यादा लोग वो नहीं करते हैं। किसी पावर ऑफ अटर्नी की बात करनी है तो वो नहीं करते हैं। जैसे एडवांस के डायरेक्टिव्स है कि आगे जाके मुझे अपना हेल्थ कैसे देखना है, उसके बारे में हम बात करना नहीं चाहते। इसीलिए वो एक अलग सा बहुत बड़ा टॉपिक है, वो किसी और दिन हम बात करते हैं। लेकिन मौत के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे अच्छी ये बात है, तभी मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको बता देते हैं कि ये टॉपिक बाहर लाने के लिए, क्योंकि ये 1.5 साल का जो टाइम है वो इसी में लगेगा कि कम्युनिटी एजुकेशन में कम्युनिटीज़ के बारे में बात करें, सोचें कि वो क्या करना चाहते हैं। और अगर हम बात नहीं करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि काफ़ी जो पेशेंट्स हम देखते हैं तो वो कभी कहते हैं कि ऐसे जीने से मतलब क्या है, मैं दिल से भूख गया हूँ और किसी के पास बोझ बनता रहता हूँ। तो इसके बारे में लोग बात करते हैं, शायद अपने नज़दीक के रिलेटिव्स के साथ शायद ही बात करते हो, या अगर बात करने जाओ तो सबसे पहला रिस्पॉन्स है कि नहीं, ऐसी बात मत करो, आप तो हमेशा जिंदा रहोगे। सच तो ये है कि हम हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे, एक दिन मरेंगे। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि लोग इसके बारे में बात करें, और इसके बारे में ये भी सोचें कि मरना बुरी बात नहीं है, अच्छे तरीके से मरना सबसे महत्वपूर्ण है। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। गुड लाइफ इज गुड, बट गुड डेथ इज आल्सो वेरी गुड। और अब जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि हम जब अपने संबंधियों या मित्रों जो लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि या अब समय आ गया है जाने का, और या बोझा नहीं बनना चाहता हूँ, तो कितना उसमें ये इच्छा होती है कि वो जाना चाहते हैं, या कितना वो केवल बस कह ही रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अगर उनको चॉइस की दी जाए तो क्या वो चूज करेंगे या नहीं करेंगे, किस तरह से तय किया जाए? काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हर इंडिविजुअल, उनके एक्सपीरियंस जो हैं, उनकी इच्छाएं जो हैं कभी अलग होती हैं। तो कुछ लोग मैं ऐसा ही कहते हैं कि ताकि शायद जिसको अटेंशन सीकिंग कहें कि उसके लिए कहते होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब ये कहते हैं, वो या तो इससे होगा कि काफ़ी दर्द हो रहा होगा उनको, या किसी ऐसी पीड़ा हो रही होगी, उनको ऐसी कोई बीमारी होगी जिससे वो जानते हैं कि वो बीमारी कभी एकदम क्योर नहीं हो सकती है, तो उससे उनको काफ़ी परेशानी होती है। अगर वो अपनी परेशानी के, या जैसे काफ़ी दर्द है उनको और दर्द के कारण है, और उसके कारण वो कह रहे हैं कि हमें जीना नहीं है, तो वो शायद ठीक नहीं है। उसके लिए ट्रीटमेंट देनी चाहिए। जैसे पैलिएटिव केयर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके रोग को पूरा निवारण नहीं करके रोग के लक्षण जो हैं, जैसे दर्द हो या और कुछ हो, तो उसको कम करने में काफ़ी कामयाब रहती है पैलिएटिव केयर। तो उसमें भी काफ़ी तरह से उसको
मैनेज किया जा सकता मैनेज करने से अगर उसके कारण उनकी पीड़ा कम हो जाए तो वो काफ़ी थी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर कोई इस निर्णय पे आ जाता है कि मेरा जो कंडीशन है वो इनक्योरेबल है, जो पैलिएटिव केयर के बाद भी मुझे जो रिलीफ मिलता है वो काफ़ी नहीं है और मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी अभी ज़्यादा नहीं है, तो जाके अगर उन्होंने ये निर्णय लिया तो उसको अहमियत देनी चाहिए, मानना पड़ता है। दूसरी और चीज़ समझ में रखना चाहिए कि कोई अगर काफ़ी डिप्रेस्ड हो और उसके कारण कह रहा हो कि कोई रिवर्सिबल या ट्रीटेबल कंडीशन हो, तो उसके कारण कहते हैं तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो कुछ रिलीफ दे सकते हैं, जो कुछ कंडीशन ट्रीट कर सकते हैं, उसके बावजूद अगर वो ऐसे कंडीशन में आए कि उसका क्योर नहीं है और पैलिएटिव केयर के बाद भी उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जीने में अगर कोई मज़ा नहीं आ रहा है या जीने से कोई फ़ायदा नहीं है और उनका जीवन ऐसा दुखमय हो रहा है कि उनको मौत ही सबसे बेहतरीन लगती है, तो उनका वो सोचना और उनका वो मानना को हम रिस्पेक्ट करना चाहिए और अगर हो सके तो उसके उनकी मौत आसान बनानी चाहिए। जी, तो आपने बड़े अच्छे से इसका एक्सप्लेन किया। इसके बारे में और भी बातचीत करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और अनिल जी के साथ फिर बातचीत इस विषय पर जारी करते हैं। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो जरूर 0421898095 पर हमें फ़ोन कर सकते हैं, 62874347 पर, या फिर 0414527962 पर। काफी मुश्किल विषय है, लेकिन बातचीत जारी रखते हैं। आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गजल। तो ये दोस्तों था जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं लगती है, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए, जब जिंदगी से बड़ी कोई सजा ना रहे तो रह जाता है कि एक ही विकल्प रह जाता है कि थोड़ा और दूसरे जो विकल्प हैं, जैसे कि बताया कि वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग, आपको ये चॉइस देता है, और इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अनिल जी के साथ। अनिल जी, एसीटी सरकार ने ये बिल पास किया है, तो अगर जैसे अभी आपने बताया कि एक बार अगर ये लगता है कि एक आदमी डिसाइड करता है कि वो दे वांट टू गो फॉर दिस, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से चूज किया जाता है कि हु इज एलिजिबल फॉर वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग? तो यहाँ के एसीटी के बिल में ये कहा गया कि 4 क्राइटेरिया हैं एलिजिबल होने के लिए। एक, आप 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जो टर्मिनल है और आपको काफ़ी डिस्ट्रेस पहुंचा रहा है। तीसरी बात यह है कि आप एसीटी में के रेसिडेंट होने चाहिए, तो एटलीस्ट प्रीवियस 12 मंथ्स में, 12 महीने में आप एसीटी के रेसिडेंट होने चाहिए। और चौथी बात यह है कि आपको कैपेसिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ये 4 कंडीशंस हैं। एक 18 वर्ष से ज़्यादा, दूसरा एसीटी में आपका रेसिडेंस होना चाहिए, आप रहते हैं एसीटी में होंगे। तीसरी, आपकी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होगी जो आपको काफ़ी दिक्कत देती है, और चौथा ये है कि आपको डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है। तो जब मेडिकल कंडीशंस की बात करते हैं तो किस तरह की मेडिकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम उसमें? अच्छा, इस लॉ में किसी मेडिकल कंडीशन को वैसे स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो ये जो दो लोगों के, अच्छा, इसका प्रोसेस ये होगा कि अगर आप किसी व्यक्ति ने ये तय किया कि उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो इनक्योरेबल है, तो वो जाके रिक्वेस्ट करते हैं, तो 2 डॉक्टर्स या 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ये असेस करेंगे कि आपका कंडीशन है। तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक condition which has been stated, but all it has been said that it should be a terminal condition and it should be causing significant distress. अच्छा, तो ऐसा स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन नहीं बताई, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो जैसे कैंसर हो तो वो ज़्यादातर आता है। दूसरा है कि जैसे फ्रेलिटी ऑफ ओल्ड एज हो तो वो
आ सकता है, लेकिन स्पेसिफाइड लॉ में नहीं कहा गया कि ऐसे ऐसे कंडीशन हो। तो मेरे ख्याल से दूसरी स्टेट्स में ऐसा, कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 12 महीने से ज़्यादा या कोई टाइम पीरियड होता है, टाइम फ्रेम है, अ, लेकिन एसीटी में लगता है कि ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा गया और इस बारे में कुछ बहस भी छिड़ी हुई है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि बाकी कुछ स्टेट्स में ऐसा कहा गया कि अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 महीने की हो, किसी स्टेट्स ने कहा है कि 12 महीने की हो। एसीटी ने ये डिसीजन लिया है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये प्रेडिक्ट करना कि आपका लाइफ स्पैन अभी बाकी कितना है। तो एसीटी का अप्रोच ये है कि हम टाइम फ्रेम नहीं लगा रहे हैं, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपकी कंडीशन ऐसी हो कि जो फॉर वांट ऑफ ए बेटर अब जानलेवा हो, और अगर आपकी मौत इमिनेंट हो, लेकिन इमिनेंट का टाइम फ्रेम उन्होंने नहीं बताया है, तो इस बारे में एसीटी बाकी स्टेट से थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा। और जब मेडिकल कंडीशंस की आपने बात करी इनक्योरेबल, एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि कैपेसिटी टू मेक डिसीजन, तो इसका मतलब है कि अगर किसी को डिमेंशिया या मेंटल इलनेसेस हैं वेयर दे आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन, दे कैन नॉट चूज फॉर इट। As currently it stands, नहीं, if you do not have capacity to make decisions, तो आप ये वॉलंटरी assisted dying में भाग नहीं ले सकते हैं। ये 3 साल बाद इसकी रिव्यू होगी, और एक बात इसकी आई थी कि उसका क्या करेंगे। दूसरी बात एसीटी स्पेसिफिकली देख रही थी कि अगर अभी यहाँ का क्राइटेरिया कि 18 वर्ष के ऊपर के लोगों का है, थोड़ी बहस इस बात में भी चल रही थी कि अगर कोई 16-17 साल का है और उसको कैपेसिटी है डिसीजन लेने की, क्या वो इसकी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। सो ये 2 चीज़ें 3 साल बाद जब रिव्यू होगी तो उसके अच्छा। बारे में सोचेंगे। और दूसरा बहस ये हो रहा है कि चलो ये प्रोसेस शायद 2-3 हफ्ते ले हो सकते हैं बाय द टाइम यू मेक अ डिसीजन एंड द एंड प्रोडक्ट। अगर इसके दौरान अगर कोई कैपेसिटी लूज़ करे तो क्या करेंगे? हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये भी बहस चल रही है, और इस बारे में गाइडलाइंस होपफुली ये साल 1.5 साल का जो है उसमें थोड़ा और क्लैरिटी आएगी इस बात में। लेकिन फ़िलहाल ये कहा गया है कि इवन एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग डेथ, यू शुड हैव कैपेसिटी। अच्छा। तो इस मामले में अगर ये कहें कि कोई अगर ये कहे कि मैं ऐसा एडवांस केयर डायरेक्टिव देता हूँ कि अगर मुझे डिमेंशिया हो तो मैं वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग के लिए चूज़ कर सकता हूँ। तो क्या ये संभव है कि नहीं है? फ़िलहाल आज के तारीख में जो लॉ हैं उसमें नहीं है। अगर 3 साल बाद रिव्यू में अगर आए तो वो बहस एसीटी में हो रही है, लेकिन वो 3 साल तक के लिए नहीं होगा। उसके अच्छा। बाद शायद ये डिबेट होगी, और ये कम्युनिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है अगर उनको ये काफ़ी लगे कि वो होना चाहिए कि नहीं। अच्छा। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि डेथ के बारे में बातचीत करना बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर कोई डिसीज़न लेना भी चाहे, तो इतना कोई आसान तो नहीं, किससे बात करनी चाहिए? अच्छा, ये कल्चरल सोसाइटी की बात भी होती है कि अगर हाँ। हम जैसे अपने स्पाउस से बात करें या बच्चों से बात करें, ज़्यादातर अपने इंडियन कम्युनिटी में ये देखा जाता है कि हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। अगर ये काफ़ी ज़ाहिर है कि वो अगले हफ्ते में या अगले 5-6 दिन में मरेंगे, फिर भी हम कहेंगे नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल सही रहेंगे। हाँ। तो काफ़ी उसमें प्रॉब्लम आती है। तो एज ए कम्युनिटी हमें इस बारे में थोड़ा और मैच्योर होना चाहिए, इसके हाँ। बारे में बात करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जैसे आज का प्रोग्राम जो है वो शायद घर-घरों में इसके बारे में बात करने का थोड़ा-सा इंस्पिरेशन हो जाए, हाँ। हाँ। तो वो काफ़ी दिखता है। और कभी-कभार जैसे आपने मौत की बात कही, डेथ की बात कही, तो कभी ये इसके साइंटिफिक बेसिस तो नहीं है, लेकिन कभी काफ़ी मैंने ये देखा है कि जब कोई बच्चे या उनके नियर रिलेटिव्स जो मरने जा रहे हैं, उनको परमिशन देते हैं कि अच्छा। कहते हैं कि ठीक है, हम सब ठीक है, आप बिना कुछ सोचे यू कैन गो नाउ। अगर उनको जाने की परमिशन देते हैं, तो उनमें जितनी रिलीफ आती है, हाँ, वो हाँ। काफ़ी दिखने को लगती है। अच्छा। तो
आई थिंक एज ए सोसाइटी हमें थोड़ा और मैच्योर होना चाहिए। यस, जैसे हम बर्थ की बात करते हैं, बाकी सब पैसे की बात करते हैं, डेथ की भी बात करनी चाहिए। हाँ, और ये मानना चाहिए, जैसे आपने अगर फिलोसॉफिकल तरह में जाएं या एक स्पिरिचुअल लेवल में जाएं, तो ये कहा जाता है कि ये बॉडी जो है वो नश्वर है, जो सोल है वो अनश्वर है, वो आगे जाता है। हाँ, तो अगर उस फिलॉसफी के साथ जाएं तो बस एक कपड़ा बदल के दूसरे कपड़े में जाएंगे, तो जाने की परमिशन जो है वो दे दीजिएगा। जी, और कौन जाने अगले जन्म में दोबारा मिलेंगे। जी, तो अगर सही। वो एटीट्यूड लीजिए, मस्त हो जाएंगे। तो आप जीरियाट्रिशियन हैं और तो काफ़ी एल्डरली लोगों से मिलते होंगे, और ख़ास करके एक बार आप उस एज में पहुँचते हैं तो फिर तरह-तरह की बीमारियाँ भी होती हैं। तो आप उनमें किस तरह का एटीट्यूड पाते हैं ये वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग के लिए? फ़िलहाल उसके बारे में बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि अच्छा। वो लीगल नहीं है, अभी तक तो लीगल नहीं था। और दूसरी बात, काफ़ी जो देखा था कि लोग कहते हैं कि ऐसे जीने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हुँ, अगर आप दे सकते हैं, मुझे कुछ दवा दे सकते हैं, तो अभी वो क्यों नहीं देते? अच्छा, तो उनका रिस्पॉन्स हमेशा ये रहता है कि नहीं, लीगली हम वो नहीं कर सकते हैं आज की तारीख में, आगे जाके हो सकता है। लेकिन जैसे दूसरी बात है, वो एक तो है एक्टिव, फॉर वांट ऑफ अ बेटर, यूथनेसिया। दूसरी बोलते हैं पैसिव हाँ, यूथनेसिया। जैसे इंडिया में काफ़ी डिबेट आजकल भी वही चल रही है कि एक एक्टिव डाइंग है और दूसरी पैसिव है। एक्टिव माने कि कोई सब्सटेंस डॉक्टर्स उनको देते हैं। हाँ, हाँ, दूसरा है पैसिव, जैसे कोई मान लीजिए किसी को स्ट्रोक है, वो बिस्तर में पड़े रहे हैं और चल नहीं सकते, उनको निमोनिया हो गया। हाँ, हाँ, अच्छा, तो ये 2 चीज़ कर सकते हैं आप। एक तो या तो निमोनिया को ट्रीट करो, इन एंटीबायोटिक्स दो और उनको ज़िंदा रखो, और 5-6 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद दोबारा निमोनिया आएगा, दोबारा दो। और दूसरी एटीट्यूड ये है कि चलो, आप वो निमोनिया को ट्रीट करने के बजाय आपके सिम्पटम्स को हम ट्रीट करेंगे। जी, और बिटवीन यू एंड नेचर ये हो सकता है कि जैसे आपको साँस लेने की तकलीफ़ है, तो ऐसी दवा देंगे जिससे आपको साँस लेने में तकलीफ़ ना हो। दर्द है तो दर्द की देंगे, लेकिन एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे। और इसके ऐसा दैट इज़ कॉल्ड पैसिव। और जी, पैलिएटिव केयर में भी यही अप्रोच लिया जाता है कि रिलीफ ऑफ सिम्पटम्स होते हैं। जी, अंडरलाइंग डिसीज़ अगर इनक्योरेबल है, तो उसको ट्रीट नहीं करते, लेकिन सिम्पटम्स को ट्रीट करते हैं। जी। तो अब यहाँ पर जैसे एसीटी में बात होती है, अगर अगर कोई डिसाइड करता है कि दे वांट टू गो फॉर वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, या फिर मेरे ख्याल से एसीटी में थोड़ा सा अलग है कि कोई भी, इट्स नॉट नेसेसरली अ डॉक्टर, एज लॉन्ग एज समवन इन मेडिकल प्रोफेशनल, और not everyone would like to assist in those kind of requests. So how does that work? अच्छा, अगेन इट हैज़ नॉट बीन क्लियरली स्पेसिफाइड अभी तक नहीं। अभी ओवर द ना अगले साल 1.5 साल में उसका थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। लेकिन अब एसीटी में थोड़ी-सी डिफ़रेंस है। 2 व्यक्ति अलग-अलग से जो कहते हैं प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको सहमति होनी चाहिए। और एसीटी में ये कहा गया कि उनमें से एक नर्स प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, दूसरे मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे, जिनमें से एक कैन बी ए नर्स प्रैक्टिशनर। सो अच्छा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है एसीटी में। अच्छा। चलिए फिर और एक ब्रेक लेकर फिर बातचीत थोड़ी-सी और भी जारी रखते हैं कि क्या प्रोसेस होती है इस वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग में। आप सुन रहे हैं ये रेडियो मनपसंद कार्यक्रम, और बातचीत हो रही है डॉक्टर अनिल के साथ, अनिल जी के साथ हम कर रहे हैं वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग पर। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहें तो 0421898095 या 0414527962 पर बात कर सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ किशोर नंदरानी। हाँ, हाँ, बढ़िया। अपनी आवाज में गा भी दीजिए। अनिल जी, आप इतना अच्छा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, हाँ। आपकी आवाज में हो जाए यही गाना। लोगों का
एक रेडियो मनपसंद के बारे में अच्छा सा ओपिनियन उसको हाँ, काहे का खराब कर रहे हैं। अनिल जी के साथ वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग पर डॉक्टर अनिल जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि मनीष जी के साथ भी बात हो रही है, बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है। क्या कह रहे हैं मनीष जी आप? नहीं, मैं तो सुन के देख रहा हूँ कि जीनियस अच्छा तो चले जाए। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वही है, आजकल के घरों में यही चर्चा हो रही है कि मौत की बात नहीं करते हैं, मरने की बात नहीं करते हैं। और हमारे तो कई मित्र और फैमिली मेंबर्स हैं, नहीं ये अपशकुन हो जाता है, अपशकुन हो जाता है। तो डॉक्टर साहब बड़े बड़े सरल शब्दों में, और इनकी हिंदी की तो मैं इनकी दाद देता हूँ। आई एम फैन ऑफ डॉक्टर अनिल जी, कि मेरे से अच्छी हिंदी बोलते हैं। नहीं, ऐसा मत कहिए। और बड़े प्रैक्टिकल तरीके से, बड़े अच्छे तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये बातचीत जारी रखते हैं। तो अगर क्योंकि किशोर जी, हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, हमेशा जीने की बात करते हैं, ये करो वो करो, खुश रहो, मस्त रहो, लिव फॉर योर सेल्फ, सेल्फ लव, इसको दो, दान करो। लेकिन जब मरने की बात है, ये आपने डॉक्टर अनिल जी, हम लोग विल की भी बात करते हैं, ऑर्गन टिश्यू डोनेशन की बात करते हैं, कि क्या लेकर आए और क्या लेकर जाएंगे। और एक जो रणवीर सिंह का गाना है कि दंगा ही तो आया है कि घंटा लेकर जाएगा। तो वो घंटा लेके कहाँ, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, आपको सब यहीं छोड़ के जाना है। तो जाओ तो खुशी से जाओ। बिल्कुल। मरना सबको ही है, तो रो के, खिस के, और फिर आप तो चले गए, आपके जो घर वाले हैं, आपके जो माँ बाप हैं या यार दोस्त हैं, वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। कोर्ट के चक्कर लगाओ, इसके चक्कर लगाओ, उसके चक्कर लगाओ। तो जब चाह रहे हो तो खुशी से जाओ, लोग आपको खुशियों में याद रखें, आपकी गुड मेमोरीज याद रखें। क्योंकि होता है कि लास्ट के जो कुछ दिन होते हैं उसी पे ही चर्चा होती है, अरे यार ये विल लिख जाता तो साला हमारी मुसीबत खत्म हो जाती। हमारा यार ये क्या करके गया यार, इसने ऐसे क्यों सोच के गया। मतलब तो आदमी, हम लोग, और हार्ट अटैक ऐसी और कैंसर ऐसी बीमारियां हैं ना कि आज है तो कल नहीं। फटाफट एकदम ऐसे जाते हैं, एकदम स्विच ऑफ और स्विच ऑन। मतलब बहुत सही कहा आपने। और जो बातचीत हो रही है वो बड़ी प्रैक्टिकल है, और उन प्रैक्टिकल मैटर्स पे हमें बातचीत करना चाहिए ही। और ये हम एक लकी हैं कि लिविंग इन ए सोसाइटी वेयर दीज थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड, वेयर दीज लॉज आर देयर टू हेल्प अस। उसके बारे में बातचीत करते हुए फिर अगर कोई डिसाइड करता है कि वांट टू गो फॉर वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग, उसकी क्या प्रोसेस है? अच्छा, अगेन प्रोसेस मोटे मोटे तरीके में लॉ में बताया गया है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स अभी डिसाइड होना है। लेकिन मोटे मोटे तरीके में ऐसे सोचे कि अगर ये मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति वॉलंटरी डाइंग करना चाहता है, तो फर्स्ट वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाता है। तो आपने पहले पूछा था कि मेडिकल प्रैक्टिशनर हर व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से ऐसा एक रोस्टर रजिस्टर बनेगा जिसमें जिनकी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग होगी, प्रैक्टिशनर्स की ट्रेनिंग होगी, उनका एक लिस्ट बनेगा और वो लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर ये सोचे कि किसी और व्यक्ति के पास गए जो इसमें ट्रेंड नहीं है या फॉर किसी भी कारण, शायद अपने खुद के सोच विचार के कारण या अपने रिलीजियस बिलीव्स के कारण इसमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो डॉक्टर वो प्रोवाइड करें। लेकिन अपने लॉ में ये कहा गया कि अगर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आपको अप्रोप्रिएट जगह रेफर करना है। तो यू कैन नॉट डिनाई ए पर्सन द राइट टू हैव अ वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग इफ यू पर्सनली डोंट प्रोवाइड दैट, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट जगह रेफर करना है। तो पहला स्टेप ये है कि आप किसी व्यक्ति के, किसी डॉक्टर के पास जाओगे और कहोगे कि आई वांट टू कंसीडर दिस। तो वो डॉक्टर आपका कोऑर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर कहा जाता है। तो वो जाके एसेस करेगा पहली बार कि अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हो कि नहीं। और उसके बाद यहाँ एक टाइम फ्रेम भी लगा रखा है कि 4 वर्किंग डेज में एक डिसीजन लेना है, वो कोऑर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर वो डिसीजन लेना है। उसके बाद वो कोऑर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर आपको एक कंसल्टिंग प्रैक्टिशनर दूसरे प्रैक्टिशनर के पास रेफर करेंगे और दूसरी असेसमेंट भी होगी। और दूसरी असेसमेंट के बाद अगर दोनों व्यक्तियों का एक ही डिसीजन है कि चलिए आप पूरे क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो उसके बाद थर्ड टाइम आप दोबारा एक रिक्वेस्ट डालेंगे और उस टाइम वो अप्रोप्रिएट मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन होगी। अच्छा, और उसके बाद वो व्यक्ति के ऊपर ये है, निर्भर है कि वो कब किस टाइम पे
वो दवा ले सकते हैं। अच्छा। अच्छा, और उसमें भी दो चीज़ है, एक वो व्यक्ति खुद डिसाइड कर सकता है कि वो खुद लेंगे, और या डॉक्टर अगर वो चाहते हैं कि डॉक्टर उसको एडमिनिस्टर करे, वो भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन इसके बीच में वो एक ये है कि एक विटनेस का होना भी काफ़ी ज़रूरी है, ताकि जब आप थर्ड स्टेज में आके कह रहे हैं कि मुझे देना है, तो एक विटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर एक डॉक्टर ये मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उस टाइम में एक विटनेस का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। जी। तो जो आपने बताया कि 2 तरह के है, या तो सेल्फ एडमिनिस्टर्ड या जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर एडमिनिस्टर करेगा। आपने ये डिसीजन ले लिया, आपको दे दिया गया मेडिकेशन, फिर ये आप पर निर्भर करता है कि कब जो है वो मेडिकेशन लें या कब आप डॉक्टर के पास जाएँ, ऐसा है? हाँ जी, और ये भी है कि अगर आप किसी भी स्टेज में आप ये भी निर्णय कर सकते हैं कि मैंने यहाँ तक आ गया, लेकिन मैं नहीं जाना सो चाहता। यू कैन यू विथड्रॉ कैन योर विथड्रॉ रिक्वेस्ट। इट एनी टाइम। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा जल्द नहीं है में। कि एक बार कह गया तो हो गया, नहीं। तो अच्छा। किसी भी टाइम में आप विथड्रॉ कर सकते हैं, और इवन लास्ट मोमेंट में अगर डॉक्टर एडमिनिस्टर करने वाले हैं, तो वो दोबारा उस टाइम में एक और बार कंफर्म करेंगे हाँ। कि यू रियली वांट टू गो अहेड विद दैट अच्छा। और नॉट। तो हर एक स्टेज में कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है। वो व्यक्ति के ऊपर कंप्लीटली निर्भर रहता है कि अगर वो वॉलंटरीली अगर अपना लाइफ को एंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए लीगली उसके लिए उनको संभावना हो सकती है। जी। और इस क्योंकि ये कोई आसान डिसीजन तो नहीं है, एक बार डिसीजन ले लिया है आपने, आपने तय कर लिया है, तो किस तरह की सपोर्ट अवेलेबल होती है? अच्छा, ये काफ़ी अच्छी क्वेश्चन, क्योंकि एक एज ए सोसाइटी, अगर नॉट जस्ट इंडियन सोसाइटी, पूरी ऑस्ट्रेलिया में भी इट्स नॉट एन ईजी थिंग, एंड हर एक स्टेज में इसका काफ़ी सपोर्ट रहना ज़रूरी है। तो एक नेविगेशन सिस्टम बनाने की सोच है। तो अपने इस लॉ में, अब एक्ट में, एक कोऑर्डिनेशन सर्विस बनेगी, हाँ। और वो कोऑर्डिनेशन सर्विस आपको, जैसे जैसे कि अगर मैं ये नहीं जानता कि एसीटी में कौन कौन से डॉक्टर्स ये प्रोवाइड करते हैं, तो आप ये नेविगेशन सिस्टम में जाके या कोऑर्डिनेशन सिस्टम में जाके आप पता कर सकते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम की एक और रोल रहेगी कि आप वो पर्सन को और रिलेटिव्स को सपोर्ट करना, अच्छा। और वो शायद इंफॉर्मेशन देके होगा या इमोशनली सपोर्ट करना होगा, और इवन जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उनके रिलेटिव्स को ग्रीफ काउंसलिंग का होगा। सो दोस एस्पेक्ट्स पोस्ट डेथ केयर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। वो काफ़ी हद तक पैलिएटिव केयर में आज भी लग रहा है, तो उसका थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, अच्छा। और वो अभी सेट नहीं हुआ, अभी साल 1.5 साल में वो भी सेट हो जाएगा। हाँ, तो आपने बताया कि सपोर्ट का एक अलग सिस्टम है, फैमिली एंड फ्रेंड्स भी सपोर्ट करते होंगे, और लेकिन फैमिली एंड फ्रेंड्स भी जब सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि आसान नहीं है। आपका करेक्ट। नज़दीकी व्यक्ति ने डिसाइड किया है कि वो जा रहे हैं, तो वो काफ़ी कठिन समय होता है। उसके लिए भी सपोर्ट अवेलेबल होती है। बिल्कुल, हाँ, वो ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम में वो भी रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, हाँ। उनको भी सपोर्ट मिलेगा। अच्छा। अच्छा। ओके। सो ये सब तो बात हुई वॉलंटरी असिस्टेड डिसीजन के बारे में। अच्छा फ्रेम है, अच्छा इनिशिएटिव है और अच्छा लेजिस्लेशन है, लेकिन हमेशा जब इस तरह के लेजिस्लेशन पास होते हैं तो उसके मिसयूज का भी खतरा होता है। उसका सही तरीके से उपयोग हो, उस किस तरह के सेफ्टी मेजर्स बने हुए हैं, किस तरह की प्रोटेक्शंस हैं कि इसका मिसयूज ना हो पाए। अगेन काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सोसाइटी को ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि जो लीगल सिस्टम या लॉ बना है, हाँ। तो वो मिसयूज़ नहीं हो रहा है, और उसके ठीक तरीके से उसका यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए एक एडवाइजरी यूनिट और कोऑर्डिनेटिंग यूनिट बनी रहेगी, और उसके कौन-कौन लोग उसमें बैठेंगे, ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि उसमें शायद कोई डॉक्टर बैठें, कोई लीगल एक्सपर्ट बैठें, या कोई कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव बैठें। तो उनका रोल ये रहेगा कि वो ये पूरा सारा प्रोसेस जो है उसको वो ओवरसी करेगा। अच्छा। तो एक रिक्वायरमेंट ये है कि हर स्टेप में, जैसे वो कोऑर्डिनेटिंग प्रैक्टिशनर हो, अगर उन्होंने एक डिसीजन दिया है, तो वो इस एडवाइजरी बोर्ड को
वो इन्फॉर्म करते जाएंगे, रिपोर्ट देते जाएंगे। तो एडवाइजरी बोर्ड बनी रहेगी जो इस पूरे प्रोग्राम को ओवरऑल सुपरवाइज करेगी। अच्छा, तो इस तरह के जो सेफ्टी मेजर्स बने हुए हैं। बिल्कुल बने। तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी पूरे इसके बारे में कि क्या वॉलंटरी असिस्टेड डाइंग होती है और किस तरह से प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं। कुछ और भी इसमें आप जोड़ना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि अभी भी साल 1.5 साल का टाइम है और ऐसे मुद्दे हम सोसाइटी में, कम्युनिटी में बात करते रहें। ये खाली एक जैसे ऑप्शन है, ये दी एंड ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अगर आपको, और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि चलो आज ये लॉ पास हो गया, अभी 1.5 साल तक हम क्या करेंगे, अगर किसी को आज चाहिए तो क्या होगा। तो अनफॉर्चुनेटली लीगली वॉलंटरी डाइंग नहीं हो सकता, लेकिन अप्रोप्रिएट पैलिएटिव केयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आज अभी भी उपलब्ध है और उसका यूटिलाइज करें। और वॉलंटरी डाइंग इज़ वन ऑप्शन, नॉट द ओनली ऑप्शन। जैसे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो, जैसे पैलिएटिव केयर हो, या अपने लोगों के साथ, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ बातचीत करने का, अगर ये एक मौका होता है, नॉट जस्ट फॉर वॉलंटरी डाइंग, लेकिन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ विल्स के बारे में हो या एडवांस केयर डायरेक्टिव्स के बारे में हो, ये काफ़ी अच्छी शुरुआत है। और एक और बार मैं रेडियो मनपसंद जी को और किशोर जी आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ऐसे मुद्दे निकाल के कम्युनिटी में इसके बारे में बातचीत शुरुआत करें। शुक्रिया तो हम आपका करना चाहेंगे डॉक्टर अनिल जी। आप ने इतनी अच्छी जानकारी दी, यहाँ पर आए, इतने सेंसिटिव टॉपिक पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने पूरी तरीके से। और साथ ही साथ सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में सुबह उठकर आना वो भी अपने आप में एक वो है। आपने यहाँ पर आए, आपके लिए तो हम यही कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा है कि हमारे कम्युनिटी के थोड़े एटीट्यूड्स इस बातचीत के बाद, आपकी जानकारी के बाद थोड़े से खुलेंगे, बातचीत करेंगे जैसा कि आपने कहा, तो उसी का सही उपयोग हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।